पिछले 10 साल में इस किताब का एक ही मैसेज, एक सेंट्रल मैसेज है। ये है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चैलेंज, एनर्जी के जो सेक्टर है और ये हमारे भविष्य के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये सेक्टर, इस सेक्टर में भारत ने नेतृत्व देना शुरू किया है। और नेतृत्व किस किस्म का नेतृत्व? एक तो है अपने गोल्स, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनवायरमेंटल और एनर्जी गोल्स जो भारत ने सेट किया, इस गोल्स को भारत ने दूसरे देशों के पहले ही अचीव किया है। ये एक है। दूसरा है कि एक एनवायरमेंटल फिलॉसफी, यानी आने वाले दिनों में सारा विश्व को अपने जब अपने आप को बचाने का जब चैलेंजेस आएगा, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो इसमें से कैसे उभर के आए विश्व, ये रोड मैप भारत दे रहा है। ये रोड मैप भारत ने तय किया है और नरेंद्र मोदी जी ने इसको आर्टिकुलेट किया है विश्व पटल पे। ये दूसरा है। और तीसरा है कि भारत अपने में, भारत के अंदर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है जो इनिशिएटिव्स पाथ ब्रेकिंग है, जो इनिशिएटिव्स एक किस्म का मॉडल बन सकता है सारे विश्व के लिए। ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ग्रीन एनर्जी हो, हाइड्रोजन का पूरा ये जो रोड मैप, एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए जो मोदी जी ने अनाउंस किया है, 2047 तक भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटीज़ में एनर्जी कंजर्वेशन हो, ये सारा विषय जो भारत अपने में अपना रहा है। और अंत में ये जो लाइफस्टाइल का जो मैसेज, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो मोदी जी ने कहा, यानी हम हर व्यक्ति अपने से शुरू करे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, माइंडलेस नहीं माइंडफुल इंटरैक्शन प्रकृति के साथ हो। ये हमारा सभ्यता के ये चिरंतन जो मैसेज था वो विश्व के सामने रखा है। तो ये किताब में ये सारा कुछ समाहित है। अपना अचीवमेंट्स क्या है, अपना गोल्स क्या है, विश्व पटल में क्या हमने अचीव किया है, भारत ने कैसा नेतृत्व दिया है इस सेक्टर में, एनर्जी, हम कैसा एक लीडिंग एनर्जी नेशन बन रहे हैं, ये सब कुछ कई एक्सपर्ट्स ने, देश के और विदेश के भी एक्सपर्ट्स इसमें लिखे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे पहले शायद ये पहले किताब होगा कि अफ्रीका से शुरू करके, यूरोप से शुरू करके भारत के कई दिग्गजों ने इसमें लिखा है चैप्टर्स। Apart from this, some political questions I'll ask you. पश्चिम बंगाल के जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो बीजेपी के आदमी हैं, क्योंकि दिल्ली में वो चाहते हैं, वो कांग्रेस को बात कर रहे हैं बीजेपी वालों से, और पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी को नुकसान पहुंचा रहे। कहीं ना कहीं वो अलायंस पार्टी भी है, इंडिया गठबंधन भी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मैं तो हम लोग श्रद्धांजलि दें फिर इंडिया अलायंस को, क्योंकि इंडिया अलायंस ख़त्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है। ये आपस में भिड़ गए हैं। कुणाल घोष वर्सेस अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी वर्सेस ममता बनर्जी, यही चल रहा है बंगाल में। और ये इंडिया अलायंस, इनका सोच है, इनका होप है, ये स्वप्न देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाएंगे, पर आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। और फ्री फॉर ऑल, अपने कुणाल घोष के अपने पार्टी में घमासान चल रहा है, आज भी चला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहते हैं कि मैं 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको मैं बाहर नहीं कर सकता हूँ। उनके भतीजे जो हैं कहते हैं कि मेरा कम उम्र है करके मैं इतना भागा दौड़ी कर सकता हूँ। 65 से 70 साल की उम्र वाले इतना नहीं कर सकते हैं। उनके खुद का बुआ का 65 से 70 साल के अंदर उम्र है। तो कुणाल घोष अपने बीमार है, अपना दल बीमार है और इंडिया अलायंस भी बीमार है, इसलिए इसका कोई भविष्य नहीं है। हम श्रद्धांजलि दे देते हैं इनको बंगाल में। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आप कैसे समझते हैं, क्योंकि वहाँ के जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि संबंध जो है वो अच्छे बनाने बहुत ही अच्छे हैं। ये इनका भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाने में, इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने में अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाया और शेख हसीना जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने। तो मैं तो कह सकता हूँ इट इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया बांग्लादेश के संबंध में, एक गोल्डन पीरियड है। और कई ताकत पिछले कई दिनों से, कई महीने से उन्होंने कोशिश किया कि बांग्लादेश में थोड़ा अराजकता हो, कुछ इंस्टेबिलिटी हो, वो हुआ नहीं।
बांग्लादेश इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड नेबर भारत का। भारत बांग्लादेश के आपसी जो संबंध है अभी वाणिज्यिक आर्थिक दृष्टि से, वाणिज्य दृष्टि से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से, मुझे लगता है कि एक तरीके से पीक पहुंचा है। अब इस पीक से और भी आगे जाएगा, ये संपूर्ण तरीके से विश्वास है। और मोदी जी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत के लिए जैसा भविष्य चाहते हैं, ये उन्होंने कहा, बांग्लादेश में कहा, हम भारत के लिए जैसे भविष्य चाहते हैं, हम बांग्लादेश के भी वैसा ही भविष्य चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों को भी ये समझना चाहिए, वो समझते भी हैं कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट नाउ फेज फॉर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। आखिरी सवाल है, कांग्रेस जो है वो लगातार कटाक्ष कर रहा है बीजेपी पर बिल्किस बानो मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आरोपी है सरेंडर करिए, तो यानी कि दोषी कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए क्या होता है कि कांग्रेस का जो रवैया है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के रवैया, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ पसंद नहीं होता है तो गाली गलौज करते हैं। अब अचानक से वो सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेज कर रहे हैं, तो इनके आदत में, इनके अप्रोच में डुप्लिसिटी है। ये बीजेपी का विषय नहीं है, ये गुजरात सरकार का विषय था। और हमारे पास कोर्ट है, कोर्ट में गए, कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, कोर्ट का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सब मानते हैं, उसको आगे ले जाएंगे। तो ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। कांग्रेस हर विषय को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना देता है, पर हमको ये सोचना चाहिए, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दूसरे जो दल है, इनका अगर हिस्ट्री और रिकॉर्ड देखते हैं, ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये लोग, राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, उन्होंने नहीं माना। ये जब 370 का आया, उन्होंने, कम्युनिस्टों ने प्रेस रिलीज कर दिया उसके खिलाफ, कांग्रेस ने बयानबाजी किया उसके खिलाफ, तो तब पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट, अभी पसंद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि लोग समझते हैं, सार्वजनिक जीवन में ऐसा दोहरापन अगर करेंगे, आने वाले दिनों में ये दे विल बी मोर एक्सपोज्ड, आई थिंक।